स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 धीरे, ज्यादा कोई बर्डन नहीं ले रहे इसके अंदर, ठीक है। हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। जैसे कल भी क्या किया था अपने ने, सिर्फ फ्यू टर्म्स के नाम पर फ्यू टर्म्स ही पढ़ी है और कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना। हमने पहले क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जर्नी देखी थी। 3 साइंटिस्ट आए थे आपके पास, पहले हर्ट्ज आया, फिर हेल्महोल्ट्ज आया, फिर लिनार्ड आया। इन सब से कंक्लूड हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। फिर उस इफेक्ट को देखने के लिए आपको उस दुनिया की कुछ एक टर्म्स सीखनी थी, जो टर्म्स आपको सिखाएंगी, है ना। ये 8 टर्म लास्ट में डिस्कस कर रहे थे अपन, है ना। तो 8 टर्म अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इससे पहले इसका मतलब 7 टर्म डिस्कस करिए, कॉमन सेंस, है ना। और अगर करी है तो वो आनी चाहिए आज की क्लास में आपको कि फर्स्ट टर्म का मीनिंग क्या है, सेकंड टर्म का मीनिंग क्या है, थर्ड का मीनिंग क्या है, एंड सो ऑन 7 तक आपको सारी टर्म्स क्लियर है क्या। पहले तो ये बताओ कि जो आपको 7 की 7 टर्में कराई है, सबसे पहले हमको कराई थी वर्क फंक्शन, है ना। वर्क फंक्शन क्या था कि फोटो मेटल जो है, कुछ भी इमेजिन कर लो, जैसे मान लो अपने आसपास किसी भी एक सब्सटेंस से आप ये पूरा टॉपिक समझ सकते हो। लाइक अगर ये डस्टर है, इसको फोटो मेटल मान ले, तो इस पे अगर अपन लाइट गिरा रहे हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो कि आपको ऐसी इमेजिनेशन रखनी है। यहाँ पे एनिमेशन तो क्रिएट कर नहीं सकते कि इधर से लाइट आ रही है और इधर से ऐसे छोटे छोटे बबल्स उठ रहे हैं, बॉल्स उठ करके बाहर निकल रही हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, खास फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हो रहा है, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सिंपल। तो हमें इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एनर्जी की वेवलेंथ या एनर्जी की लाइट गिरानी पड़ेगी, उसके बाद में ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा। दैट वाज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से रिलेटेड 2 डेफिनेशन और थी आपके पास, है ना। W से लिंक्ड 2 जो डेफिनेशन थी, क्या उनका नेम याद है आपको, क्या थी? एक थी न्यू नोट और एक थी लैम्डा नोट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना। ये कम से कम वो फ्रीक्वेंसी है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब कि अगर आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो तो आपके पास एक मिनिमम वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट करेगी, लाइक 5 हर्ट्ज। तो कम से कम आपको 5 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी गिरानी है, या 6 वाली, या 7 वाली, या 8 वाली, ठीक है। और अगर आपको लैम्डा नोट के बारे में पता है तो लैम्डा नोट भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। सपोज 5 नैनोमीटर अगर कहीं है, इसके किसी भी मेटल के लिए अगर लैम्डा नोट की वैल्यू 5 नैनोमीटर है, तो इसका मतलब कि अगर आप लैम्डा गिरा करके इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो बड़े से बड़ा कितना लैम्डा गिरा सकते हो, 5 नैनोमीटर। इसके बाद वाली कोई वैल्यू गिराई तो नहीं होगा, इससे पहले वाली वैल्यू गिराई तो होगा। इसमें उल्टा था, है ना। ये 3 चीजें एक साथ पढ़ी थी अपन ने। फिर चौथे नंबर पे क्या आया था, बताओ, मुझे याद नहीं। चौथे नंबर पे क्या लिखा है था आपको, फोटो मेटल। ऐसा मेटल जिसमें से लाइट गिरा करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फोटो मेटल। फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन लिखवाया, उस मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। उसी के अंदर एक छिपी हुई डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। उन्हीं इलेक्ट्रॉन से जो करंट बन रहा है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आ जाती है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आई कई बार बोर्ड एग्जाम में आई ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखवाई, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या चीज है, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल की, लाइट की। सोच लो, एक सेंसिटिविटी भी लिखाई थी, सेंसिटिविटी भी लिखाई है, वर्क फंक्शन भी लिखा है। वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की, कि कोई मेटल हो सकता है जल्दी से बाहर निकाल दे इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है मुश्किल से निकाले। तो वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी है, पर इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, लाइट की प्रॉपर्टी, वो मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और इंटेंसिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लास्ट के अंदर हम इस पे पहुंच गए थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक सेंसिटिविटी की भी बात करती थी शायद हमने बीच में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज थी, इसको समझने के लिए पहले आपको जनरल कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया था कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है Q, है ना। अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है Q, उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिसके अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी लगा रखी हो, तो इसके पास एक एनर्जी आ जाती है, कितनी, Q मल्टीप्लाइड बाय V। ये बात समझ में आ गई थी, है ना। अब ये एनर्जी इसको मूव करवाएगी या तो इस तरफ या इस तरफ। अब हमें कैसे पता लगेगा, वो देखना पड़ेगा कि इधर प्लस है या इधर प्लस है, और ये प्लस है या ये माइनस है। मतलब इसका चार्ज और प्लेट्स का चार्ज देख करके हमें पता लग जाएगा कि वो एनर्जी इसको कहां मूव करवाने वाली है। पर ये पक्की बात है कि इसको इतनी एनर्जी मिलेगी जरूर। इतनी बात समझ गए थे? yes, समझ गए थे, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमें काम करेगी, मतलब हमें काम आएगी इनडायरेक्ट तरीके से पता करने के लिए।
सपोज करो किसी आदमी में कोई पावर है, कोई भी पर्सन है, कुछ पावर है उसके अंदर, कुछ एनर्जी है उसके अंदर, तो अपने उसकी एनर्जी कैसे पता कर सकते हैं? किसी भी पर्सन के पास एनर्जी है, कैसे पता कर सकते हैं कितनी एनर्जी है उसके पास? वर्क करवाते है ना, कि कितनी अमाउंट का वो वर्क कर पाता है। जब उसका वर्क जीरो हो जाए, मतलब कि वर्क उसके अंदर की वर्क करने की टेंडेंसी जीरो हो जाए, एबिलिटी जीरो हो जाए, इसका मतलब सारी एनर्जी वो कर चुका, उतनी ही एनर्जी उसके पास थी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। कंपटीशन करा के देख लो, नहीं तो कि एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है और हमें चेक करना है कि इसके पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। सपोज x जूल है इसके पास, ठीक है, और हमें चेक करना है ये x की वैल्यू क्या है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं? हम एक नॉन सोर्स ले सकते हैं और इन दोनों का कंपटीशन कराते हैं, इन दोनों को आमने सामने करते हैं, इस बंदे की या इस डिवाइस की एनर्जी हम कंट्रोल कर सकें, है ना। सपोज हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको जीरो से लेकर के हमारे पास इंफिनिटी जूल तक की रेंज है। तो जीरो से जब स्टार्ट करेंगे तो पहले ये बंदा जीतेगा क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ तो है एनर्जी, है ना। फिर उसके बाद में कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जिस पर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, जिसको आप फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़े अच्छे बच्चों के हिसाब से इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसा कुछ नाम देते हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू होगी, सपोज 10 जूल आ रही है अगर यहाँ पे, तो आपको पता लग गया कि x इज इक्वल्स टू 10 जूल। ठीक है, मैथ्स के अंदर हिट एंड ट्रायल वाले मेथड जैसे सब कुछ, या आपने वैल्यू चेंज कर करके कंप्लीट करा के देखा, जब ये हार रहा था, जब ये हारने लग जाए तो मतलब ये बड़ा हो गया, ये हार रहा है तो ये बड़ा है, और जब बैलेंस हो गया इट मींस दोनों बराबर है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस, सिंपल सी बात है ना। तो इस चीज को हम यूज करेंगे, इस टेक्निक को यूज करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर। कैसे? देख, हमने बात करी कि एक मेटल की शीट है, उस मेटल की शीट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं बहुत सारे, पर वो बाहर नहीं आ सकते, है ना। लाइट आती है और वहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के थ्रो कर देती है ना। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो मैं कैसे पता कर सकता हूं? पहला तरीका तो ये है कि सर आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, हाफ एम स्क्वायर होता है, लगाओ और निकाल दो तो सही है। हाफ पता है क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पता है क्या होता है, पता करना क्या है v। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन के चलते हुए की वेलोसिटी निकालना आसान है? आसान है क्या? नहीं आसान ना। एक इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है उसकी कैसे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो? किसी कार वार में तो निकाल सकते हो, बहुत सारे गैजेट्स आते हैं ना, इसके अंदर से स्कैन करके पता लग जाता है कि कार सामने से निकली है तो कितनी स्पीड से निकली है। क्रिकेट मैच के अंदर हर डिलीवरी की स्पीड आ जाती है नीचे, क्योंकि वहां पर डिटेक्टर्स लगे होते हैं। पर इलेक्ट्रॉन जो आपके आगे से भाग के जाएगा उसकी वेलोसिटी निकालनी आसान नहीं है, तो डायरेक्ट तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, देखो जो हमारा सेटअप था ना उसी को आप समझो, जो हमारा सेटअप था, अब आप सोचो कि बैटरी वैटरी कोई नहीं लगी है, यही है सिर्फ मेटल की प्लेट, और यहाँ पे लाइट आ रही थी और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि वो मुझे निकालनी है, तो मैं पहला तरीका था हाफ एम स्क्वायर से निकाल लूं, उससे निकाल नहीं पाया, है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, इनडायरेक्ट तरीका, कि इसको मैं कंपीट करवाने की कोशिश करता हूं किसी से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिव वाले चार्ज का दुश्मन कौन होता है? पॉजिटिव। यही तो दिक्कत है उस दुनिया की। इंसान का दुश्मन कौन है? इंसान। तो इलेक्ट्रॉन का दुश्मन कौन है? नेगेटिव का दुश्मन कौन है? नेगेटिव। पॉजिटिव तो अच्छा लगता है, इसको चिपक देगा जाके, है ना। तो नेगेटिव का दुश्मन कौन? नेगेटिव। स्लो फ्लो में निकल जाता है पॉजिटिव। तो आपने क्या किया, अगर एक प्लेट यहां पे बना दी, एक प्लेट यहां पे लगा दी, ऐसी वैसी प्लेट नहीं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक प्लेट है जिसके ऊपर आप चार्ज डिपॉजिट करना स्टार्ट करोगे, वो भी कौन सा? नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करना स्टार्ट करोगे इसके। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने घर से निकला हुआ है। सपोज करो अपने आसपास ही एग्जांपल क्रिएट कर लिया करो, जैसे कि यहाँ पे है ना, इस दीवार को आप मान लो कि फोटो मेटल है और उस दीवार को मान लो कि वो प्लेट है, और मैं अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ, पर मैं भागूंगा नहीं ज्यादा, तो थोड़ा आलसी फोटो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से अगर कोई पॉप आउट होकर बाहर निकला है
फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अब ये तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिली है, Yes, sir. तो ये मोशन करके आगे जा रहा है ना, तो ये अपने मोशन में आगे जा रहा है और हमें पता करना है कि इसके पास कितना मोशन है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे। सामने से एक पोटेंशियल लगाएंगे, सपोज हमने पोटेंशियल लगाया है V, कितना पोटेंशियल लगाया V। अब ये V पोटेंशियल है कौन सा, नेगेटिव, तो यानी ये पोटेंशियल इसको रोकने के काम आएगा। और कितनी एनर्जी से रोकेगा ये, QV फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी तुम, Yes, sir. कि कोई भी पोटेंशियल किसी चार्ज पर जिसका मैग्नीट्यूड Q हो उस पे कितना काम करता है, QV। तो जो सामने लगा वो पोटेंशियल है V वोल्ट का, वो मुझ इलेक्ट्रॉन पे मेरा चार्ज कितना होगा E, मुझ पे कितना वर्क करेगा EV, मुझ पे कितना करेगा EV। किसी भी जनरल चार्ज पे कितना करता QV, और स्पेशली जो आपको चार्ज पता लग गया तो कितना करेगा E into V। ये बात समझ में, Yes, sir. ठीक है। अब E इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी बट V कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, V को तो हम चेक करके निकाल रहे हैं। हम V की वैल्यू को, जो ये अप्लाइड वोल्टेज है, वो कहां से शुरू करेंगे, जीरो से। जीरो के बाद हम पॉजिटिव में नहीं रहेंगे, हम जीरो से स्टार्ट करके नेगेटिव के अंदर ढूंढते रहेंगे कौन सी वैल्यू हमारे काम की है ना, कौन सी वैल्यू हमारे काम की है, जो भी वैल्यू हमारे काम की होगी वहां पर रुक जाएंगे। और काम की वैल्यू होने का मतलब हमें करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहां से जब ये निकल रहा है रोक देना है इसको, कि निकल तो जाए ये, बाहर नहीं आ पाए, रास्ते में घूमे नहीं, वहां तक नहीं पहुंच जाए, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी से मुकाबला करना है। इसका मतलब एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू रिपल्सिव वर्क या रिपल्सिव एनर्जी बाय दिस नेगेटिव चार्ज प्लेट, ये होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो कितनी है, K काइनेटिक एनर्जी, और प्लेट में कितनी एनर्जी आ रही है, EV। और V की वैल्यू आप देखो क्या करोगे, पहले 0 वोल्ट रखोगे, फिर -0.1 वोल्ट रखोगे, -0.2 वोल्ट रखोगे, किसी ना किसी एक वैल्यू पे, सपोज किसी खास 0.5 वोल्ट वैल्यू पर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन आकर के रुक गए, तो एक कांस्टेंट वैल्यू पर आपको ये चीज मिलेगी ना। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल चुकी होगी तब ये V क्या होगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही? वैसे V क्या था, वेरिएबल, पर जब रोक दिया आपने उस केस में ये क्या है, एक कांस्टेंट स्पेशल पोटेंशियल हो गया, और इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ इस तरह का होता है। इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कट ऑफ पोटेंशियल भी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों कहेंगे, इसको समझ में आ गया? वो पोटेंशियल जो स्टॉप कर रहा है ना, जो रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, वो बेचारा जा रहा था वहां पे, उसको रोक दिया कि नहीं जाना कहने, है ना, तो ये पोटेंशियल रोकने वाला पोटेंशियल। और अगर उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट में इस तरह का पोटेंशियल दे दिया जाए, पहली बात तो बैटरी की पोलैरिटी उल्टी करनी पड़ेगी, हम तो काम आसान कर रहे थे पहले, अब हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। और जब ऐसा हर्डल क्रिएट कर देंगे और ये Vs वाली वैल्यू लगा देंगे, तो क्या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर यहां तक पहुंच पाएगा, नहीं। और जब हमें पहुंचेगा नहीं तो क्या इस सर्किट में करंट की कोई वैल्यू आएगी, मतलब सर्किट बंद हो जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा। बंद होने का मतलब कट ऑफ हो गया, सर्किट कट गया, है ना, पावर कट लग गया बोलते हैं ना अपन, तो सर्किट कट ऑफ हो जाएगा। और सर्किट कट ऑफ हो गया इसका मतलब नो करंट। दिस इज द स्पेशल पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पता है और मैंने उससे ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया तो क्या होगा, तो भी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो भी नहीं पहुंचेगा, है ना, तो भी नहीं पहुंचेगा। कई बार ऐसा दिमाग में लगा लेते हैं बच्चे कि सर अगर ज्यादा एनर्जी लगा दी ना तो इलेक्ट्रॉन घूम के पीछे की तरफ से आने लग जाएगा, करंट वापस से फिर से चालू हो जाएगा। नहीं, फिर करंट रुक ही गया एक बारी तो इलेक्ट्रॉन वहीं रहेगा, जितना इजेक्ट हो रहा है वो वहीं पे इकट्ठा होता रहेगा उसके शीट के ऊपर ही, ठीक है। मतलब कि जितना भी इसमें से निकल रहा है वो शीट के बाहर ही इकट्ठे होते रहेंगे, क्योंकि इनमें इतनी पावर नहीं कि वो बाहर आ जाए, ठीक है, और इतनी ज्यादा भी नहीं कि वो अंदर पेनिट्रेट करके फिर अंदर से सर्कल बना के चलना स्टार्ट कर दे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप क्या कह सकते हो, इसकी अच्छे से डेफिनेशन कराता हूं मैं आपको। देखो, वो जो डायग्राम था उसी डायग्राम के बिहाफ पे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना रहा हूं, बार बार बना रहा हूं फिर हटा रहा हूं, ठीक है। ये फोटो टाइप से डायग्राम ऐसा था,
यहाँ पे प्लेट है इधर और ये यहाँ पे प्लेट है। इस प्लेट को आपने क्या बोला था? कैथोड। इसको बोला था एनोड। ठीक है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ लगाने की जरूरत है? कैथोड पे या एनोड पे? एनोड पे लगाने की जरूरत है। और कैसा पोटेंशियल लगाएंगे? पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे, है ना। और ऐसा पोटेंशियल हो जो एनोड पे लगे, जो नेगेटिव हो, और वो यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे। ठीक है, अब डेफिनेशन में एक वर्ड हो रहेगा। सपोज करो यहां से जो लाइट आ रही है और इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है, हम तो बारी बारी एक या दो इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, एक बारी में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या? काफी सारे निकलेंगे, है ना। बहुत सारे निकलेंगे तभी तो कुछ ना कुछ करंट हमें मिलेगा, नहीं तो मिल ही नहीं सकता। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी क्या? जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलेंगे, आप समझो जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो बहुत सारे फोटोन यहाँ पे टकराएंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग सपोज 1000-2000 इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा समझो कि सपोज 1000, 2000 या 5000, ये भी नंबर वैसे हमारे लिए ज्यादा है, इनके लिए तो कम ही है। सपोज 5000 इलेक्ट्रॉन निकलकर अप्रोच कर रहे हैं, सबके सब 5000 इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, पर क्या इन सब की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी? होनी तो चाहिए, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, है ना। जो इंटरनल कोलिजन्स वगैरह हो रहे हैं, हो सकता है इनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, तो किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। और हमें अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना है, हमें पता लग गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब एनोड पे लगाया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जो करंट को बंद कर दे, यही होता है। तो अगर आपको यहां पे पोटेंशियल लगाना है तो आप किसको टारगेट करके चलोगे? सबसे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, है ना। अगर सपोज 3 इलेक्ट्रॉन ही मान लो आप, एक की एनर्जी 10 जूल है, एक की 15 जूल है और एक की 20 जूल है, आप किसको रोकने की कोशिश करोगे कि आपको पता लग जाए कि मैं सबको रोक दूं? अगर आपने 20 वाले को रोक दिया तो 10 वाले की तो मजाल ही नहीं आ गया, है ना। पीछे वाले चल जाएगी, 15 वाला जा सकता है क्या? नहीं। तो इट मींस आप किस पे टारगेट करोगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले पे टारगेट करोगे, है ना। इसीलिए जब भी लड़ाई होती है पुराने टाइम में भी किसको मारा जाता है? जो लीडर होता है उसको मार देता तो सारे एक्वायर हो जाता है ना, है ना। तो ये लीडर है इनका, तो लीडर को मार दो, काम करो, सारी टीम उनकी टीम आपकी हो जाएगी, ये चक्कर है ना। तो इसलिए आपको यहां पे देखने को क्या मिलेगा? EVS इज इक्वल्स टू Kmax, इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी बुक के अंदर, और अपने भी यही लिखेंगे। और ये EVS विल बी इक्वल टू हाफ mVmax स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया कि मैक्स क्यों लगा दिया? क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हुई, अगर तो सेम हुई तो मैक्स लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ये Kmax K ही बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इन केस अलग अलग हुई तो हम सबको रोक पाए। ओके, ये सीख है। तो इसकी डेफिनेशन आपने नोट्स में से लिख लेनी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने हेडिंग लगा ली है, इसकी डेफिनेशन आप नोट्स में लिखोगे, नोट्स में से लिखोगे, नोट्स में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ना। दिनक क्या लिखा है नोट्स के अंदर? नोट्स में लिखता है पढ़ते हैं इसको, वेयर इज इट, थोड़ा दूर लिखता है। देखो ऑब्जर्वेशन जहां पे स्टार्ट हो रही है ना, ऑब्जर्वेशन दिखा तुम्हें? उसके अगले वाले पेज पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा हुआ है ना। तो ये मैनेज जो थोड़े से कम है नोट्स, इससे थोड़े अच्छे मैनेज नोट्स हमारे हो जाएंगे। हमने पहले सारी चीजें सीख ली हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल ब्रैकेट में VS, और उसके बाद में आपने ये लिखा कि द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल दैट स्टॉप्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, ठीक है। आपने नोटबुक में हेडिंग लगा दी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, और 2 लाइनें आपने लिख देनी है, द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल दैट स्टॉप्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक डेफिनेशन और लिखवा रहा हूं मैं, वो आप नोट करो, लिखो, इट इज मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट एनोड, minimum negative potential applied at anode which is just capable of stopping
द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन, द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस इज फार बेटर डेफिनेशन। लिख दोनों लेना, वो आसान है, ये अच्छी है, ठीक है। और उसके बाद लिख लेना दैट इज व्हेन पोटेंशियल, दैट इज व्हेन पोटेंशियल ऑन एनोड इज Vs, देन अगर पोटेंशियल एनोड पर अपन Vs लगा देंगे तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपको क्या प्रोवाइड करेगी, रिपल्शन बाय एनोड। ये चीज आपको समझनी है, ये इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं खास इंपॉर्टेंट। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्स विल बी इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज Vs। कहां से आया, हो सकता है एग्जाम में भूल जाओ तो आप लिख लेना, एज वी नो V इज इक्वल टू W बाय Q, दिस इंप्लाइज W या एनर्जी इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय Q। अभी मैंने Q डिक्लेयर नहीं करा, K भी डिक्लेयर नहीं करा, तो नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं हाफ mV मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू EVs। यहां पे m इज m ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन में चार लोग आ रहे हैं, एक m, एक v, एक e, एक बड़ा v, है ना। और इन चार लोगों में से दो लोग कांस्टेंट हैं, तो दो ही लोग बचे हैं यहां पे, है ना। कौन से, एक तो वेलोसिटी और एक पोटेंशियल, और इन दोनों का रिलेशन आपस में डायरेक्ट है। अगर एक मेटल में से अपन लाइट गिरा करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से जा रहे हैं, एक दूसरे मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसके किसी और स्पीड से जा रहे हैं। अब दोनों में से किसी एक की स्पीड कम है, किसी एक की स्पीड ज्यादा है, आपको देख के तो पता नहीं लगेगा, बट कैसे पता लग सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। अगर एक में स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा -0.5 वोल्ट, जैसे कि लास्ट टाइम अपन ने बात करी, और सेकंड वाले में लगाना पड़े -0.4 वोल्ट, इसका मतलब दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन कमजोर थे, है ना, वीक थे, उसको तो जल्दी से रोका जा सका। ये बात समझ में आ रही है? तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जा रहे हैं, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड के बारे में भी हमें आइडिया लग गया। अब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, ये चीज आपको पता है ना, बिकॉज करंट इज फॉर्म्ड बाय नॉट ओनली द चार्जेस बट चार्जेस पर यूनिट टाइम। टाइम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ना, और टाइम कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अगर आपको यहां से गंगानगर से दिल्ली जाना है, कहीं भी जाओ, मेरे से ये एग्जांपल दिमाग में आता है, तो अगर ऐसे जाना है और आपको सपोज 10 घंटे लगते हैं, आपको 2 घंटे में पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा? इमेजिन के अलावा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। और क्या कर सकते हो? आपको कि नहीं सर उसको उखाड़ के पास ले आते हैं, या दोस्त के घर का नाम दिल्ली रख देते हैं, मैं जल्दी पहुंच गया। तो ऐसी हरकतें तो नहीं करनी, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम ये सारी बातें कर क्यों रहे हैं। चले आगे? ठीक है। तो जब किसी भी पर्सन की, अब आप ये मान लो कि किसी पर्सन की अगर आपको स्पीड पता करनी है ना, और अगर वो चार्ज है, तो आप कैसे पता कर सकते हो? उससे पूछने की जरूरत नहीं है आपको, आप पता कर लो कि वो चार्ज कौन सा है, बस। अगर वो पॉजिटिव चार्जेस कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट क्रिएट कर दो और उसमें धीरे धीरे बढ़ाते रहो, है ना। जब वो रुक जाएगा और तब पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो आपने वोल्टेज रखी है, उस वोल्टेज को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब उसके पास उतनी ही एनर्जी है। ठीक है। अब ये चीज असलियत में तो पॉसिबल है नहीं, और असलियत में करनी भी नहीं, तो टेंशन की जरूरत नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। ये प्योरली आपको मैं कंप्लीट यहीं पे कराऊंगा और यहीं पे लिखनी है आपने, इसके लिए आपको नोट्स पे डिपेंड रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर से माइक रह गया, आप कॉपी में आ जाओ।
नोट्स कर दो बंद, साइड में रख दो इनको, भूल जो कुछ दिया है तुम्हें। हेडिंग लगाओ, बड़ी बड़ी हेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, जिसकी तैयारियां आपको मैं 1.25 दिन से करा रहा हूं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ या इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्वेशंस देखी गई। एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं है, ऑब्जर्वेशन को हम अच्छे से अब समझने वाले हैं होपफुली। आपको इसका एक डायग्राम याद है, कैसा था इसका डायग्राम? अभी इसका एक और बढ़िया वाला डायग्राम को मैं लास्ट में बनवाऊंगा। अभी मैंने आपको एक सिंपल डायग्राम बनवाया है। सिंपल से डायग्राम में अपन ने क्या किया है, ग्लास ट्यूब ली थी, है ना। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब बोलना स्टार्ट करो उसको। इवैक्यूएटेड मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है, नहीं तो कोई गैस वगैरह अगर आप फिल करोगे ना तो गैसियस डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये क्या चीज होती है, जो भी होती है अच्छी चीज नहीं होती वैसे, तो वैक्यूम होनी चाहिए इसमें, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होनी चाहिए। इसीलिए तो अपन क्या करते हैं, ऊपर ऐसे खुला थोड़ी छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं क्या, ढक्कन लगाते हैं ना। क्वार्ट्ज ग्लास लगाते हैं बट वो लगा देते हैं पूरा। और यहां पे ये हमारे पास होती है नेगेटिव, बीच में हम एक रियोस्टेट लगा लेते हैं, शायद कभी काम आए। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दिस इज की। मैं बना रहा हूं, इसका मतलब आपको भी बनाना है, ऐसे देखना नहीं है। ये शी इज कैथोड एंड शी इज एनोड। ये फोटो मेटल है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा इज्जत से बना लो। सामने ऊपर से आपके पास लाइट आ रही होगी, मोस्टली यूवी लाइट ले लेते हैं अपन, ठीक है, अच्छी एनर्जी की वजह से। तो हमारे पास यहाँ पे लाइट आ रही है। इस फोटो मेटल पे स्ट्राइक करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है। थक गए और अक गए इस डायग्राम को बना के या देख के, यही काम होना चाहिए बस, कि आपके पास इतना बोरिंग हो जाए मटेरियल कि आपके पास एग्जाम में आए तो आप फटाफट करके नक्के करो इसको कि हटाओ इसको। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या करना है, थोड़े बहुत चेंजेस करके देखने हैं, है ना। जैसे मान लो आपने कुछ भी चीज़ करी हो, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन करी हो, कोई भी प्रोग्राम सीखा हो कंप्यूटर का बनाना, या पेंटिंग करनी सीख ली हो, छोटे होते हुए पेंट चलाना सीखा हो आपने, तो आप उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखते हो कि क्या कौन सा टूल कैसे यूज़ होता है। अगर आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली तो आप पंगे कर करके देखते हो ना, तो लर्निंग बाय डूइंग वाला काम होता है वो, कि ये जो पेंट के साथ ऐसे कलर सा डोल रहा है, इससे कलर होता है। सबसे पहले वही सीखते हैं अपन, एक बड़ा सर्कल, उसमें 2 छोटे सर्कल मुंह बना लेते हैं, किसी दूसरे फ्रेंड के नाम से उसको सेव कर देते हैं, है ना। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, ये तो चीज़ मिल गई कि हाँ ऐसा करंट बन रहा है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करके देखेंगे, है ना, ताकि हमें हर चीज़ का इफेक्ट पता लग सके। ये एक आप डायग्राम बना लो, और इस चीज़ को जब भी स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप हैबिट रखना, जो आपका पेज है, लाइक दिस इज द साइज ऑफ योर पेज, या इफ दिस इज द साइज ऑफ योर पेज, कुछ तो आपके पास मार्जिन है ऑलरेडी। उसके अलावा यहाँ पे इतनी जगह खाली रखना, हो सके तो अभी फोल्ड करके क्रीज सी बन जाएगी, वो बना लो। हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे बहुत सारे, ठीक है, माने कि 1/3 ऑफ योर पेज, नॉट द 50%, 1/3 ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड है। ये डायग्राम आपके पास बन चुका है, मेरे पास हट चुका है, मुझे तो याद है ना, मेरे पास पेज एक ही है, इसलिए तरीके से चलना पड़ता है। अब इसके अंदर हमें इफेक्ट्स देखने हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इस चैप्टर को ज्यादा लाइटली मत लेना, क्योंकि ज्यादा लाइटली वाली चीजें मार्क्स कटवा देती हैं कई बारी। आसान है, स्कोरिंग चैप्टर बना के रखो इसको अपना। सबसे पहला हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का इफेक्ट हमें स्टडी करना है इस एक्सपेरिमेंट में। इंटेंसिटी बढ़ाने पे, घटाने पे, किस चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक
ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय इंटेंसिटी। वो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, तो डिस्कस कर लेते हैं बस। इंटेंसिटी का मतलब कि किसी एक सरफेस पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, है ना। तो जब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया गया या कम किया गया, तो जो एमीटर लगा हुआ था इस डायग्राम में, अच्छा अपना एमीटर मिसिंग था, आप लगा लेना, माइक्रोमीटर लगा लेना, इसमें लगा लिया है तो बहुत बढ़िया। तो हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखना चाहते हैं। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लिखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वैसे देखो अपन बारी बारी ये कह रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन आई नहीं है, पर एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली आपने सीख ली है बातों बातों में ना, कि लाइट को कैसा कंसीडर किया जा रहा है। छोटी छोटी बोल्स कंसीडर की जा रही हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, बोल्स मान सकते हो क्योंकि स्फीयर है ना। तो आप ये मान के चलो कि एक ट्रे के अंदर बहुत सारी बोल्स रखी हुई हैं, ठीक है। वो वाली आती है ना वाटर वाली बोल्स, वो पानी में बड़ी हो जाती है जो रंग बिरंगी सुंदर सी, तो वो मान लो ऐसे रखी हुई हैं बहुत सारी, या उस कलर की, कंचे वंचे कुछ भी मान लो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो तैयार है अपना घर छोड़ के भागने के लिए, ठीक है। कोई उकसाने वाला चाहिए इनको बस। और वो कौन आ रहा है, तो ये प्लेट भर के। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी आपने स्टडी करना है तो आपको जहां कहीं भी मेटल दिख जाए तो आपको वहां पे क्या दिखेंगे, बहुत सारे प्लेट भर के इलेक्ट्रॉन जो अपना घर छोड़ के भागने को तैयार है। और अगर आपने इस पे थोड़ा सा भी ऐसे दबाव डाला कि चल भाई निकल जाना, थोड़ा सा भी, तो ये निकल जाएगा, है ना। क्योंकि मन में तो इसके है ही, थोड़ा सा इसको बाहर से अगर मिला सपोर्ट तो ये फुल सपोर्ट में आकर के निकल जाएगा। ओके। और कोलिजन्स पढ़ा हुआ आपने, मतलब उसके अंदर की कोई टेक्निकल चीजें नहीं थी। कोलिजन मतलब टक्कर पड़ी तुमने, कंचे से कंचे की टक्कर, है ना। कि यहाँ पे अगर इसको बाहर निकालना है, एक बॉल को बाहर निकालना है, तो क्या कर सकते हो, एक खिंचा के ऐसे मार्बल फेंक के मारो, वो वाला बाहर आ जाएगा, ये वहां फिट हो जाएगा, ऐसा कुछ काम है। तो इस तरह का इफेक्ट आप इमेजिन करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, हम तो ये देख रहे थे कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या असर पड़ेगा और कम करने पे क्या असर पड़ेगा। बढ़ाने पे सीख लो, कम करने पे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सपोज आपके पास पहले कुछ इंटेंसिटी थी I1, उससे आपने इंक्रीज्ड फोटो इंटेंसिटी इस पे गिराई, I2 इज मोर देन I1। तो सपोज करो पहले हर सेकंड 2 फोटोन आ रहे थे। हर सेकंड कितने फोटोन आ रहे थे, 2 आ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे होंगे बाहर, 2 जा रहे होंगे, क्योंकि हेड टू हेड है। तो 2 आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं। अब अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही फोटोन आएंगे, नहीं, 2 से ज्यादा आएंगे, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट, है ना। तो अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फोटोन्स आने वाले बढ़ जाएंगे। सपोज 2 के बजाय 4 हो गए, तो अगर वो 4 आए तो 4 से टक्कर करेंगे, 4 को उकसाएंगे और 4 अपना घर छोड़ के चले जाएंगे। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा, बिकॉज I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q ज्यादा है तो I भी ज्यादा होगा। तो क्या समझ में आया, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा फंडा। क्यों, इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब आने वाले फोटॉन्स ज्यादा हैं। अगर आने वाले फोटॉन्स ज्यादा हैं तो जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो गए सर्किट में तो करंट भी बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो हमने लिखा था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें हम लिखेंगे, पॉइंट बना करके लिखो, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो आपने स्पेस जो छोड़ रखा है ना ग्राफ वाला, उस पे ग्राफ बने नहीं बने उस पे आपने लाइन नहीं लेकर के जानी, वहां पे ग्राफ ही बनाएंगे जब भी बनाना पड़ा तो। जैसे प्रैक्टिकल नोटबुक होती थी ना, एक तरफ डायग्राम के लिए जगह। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इसके अंदर तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दिया तो इसका मतलब दोनों बातें इसके अंदर आ गई हैं कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा और इंटेंसिटी को कम करोगे तो करंट कम हो जाएगा। अब जो बात समझाने वाली रहेगी वो रहेगा ऐसा हुआ क्यों। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो रीजन, है ना। तो आप लिखो बाय या ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, बाय लिख दिया तो भी कट मत करने की बात है। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी होता क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, लिख लो इसको। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी होगा क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज, इंक्रीजेस और उससे क्या होगा, जब आपने लिख दिया इंक्रीजेस, दिस इंप्लाइज दे विल फ्री या रिलीज मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी, मतलब छोटे बच्चों वाली सी बातें करनी है अपन ने, कोई इसके अंदर खास इक्वेशंस कुछ चीज़ें नहीं है। इस चैप्टर में कोई भी ऐसा फॉर्मूला, कोई इक्वेशन, कोई थ्योरम कुछ भी नहीं है। दे विल फ्री मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद दिस इंप्लाइज एंड इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा दिया। आप चाहो यहाँ पे स्पेस बचाने के लिए, क्योंकि कॉपी हमारी है यहाँ पे, मैंने एक लाइन में लिखवा दिया। एग्जाम में कॉपी सामने वाले की होती, तो आप एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका अगर डायग्राम बनाना हो तो थोड़ा मुश्किल सा ग्राफ बनेगा इसका, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास है, आई ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारे पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी, कैसा ग्राफ बनना चाहिए इनके बीच में, ऐसे। तो बना दो, आपके पास इधर जगह पड़ी है ना, बना दो वहाँ पे, जो आपको स्पेस छोड़ने के लिए कहा था वहाँ पे आप ग्राफ बना दो ये वाला, कि I विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी। इसमें ध्यान रखना कि ये I करंट है और वो I इंटेंसिटी। कई बार बच्चा I रिस्पेक्ट टू I बनाया जाता है, तो दोनों I एक जैसे नहीं लगनी चाहिए। या तो दोनों जगह लिख दो बड़ा बड़ा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और वो इंटेंसिटी। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक ओम्स लॉ। उसका ग्राफ जैसा था वैसा ही दिखा सकते हैं इसको ना, कि अगर दो इंटेंसिटी है आपके पास I1 I2, उसके कोरस्पॉन्डिंग दो करंट मिलेंगे। ये बनाना मत वहां पे, IPEE1 और IPEE2। ये देखो, कम इंटेंसिटी तो कम करंट, ज़्यादा इंटेंसिटी तो ज़्यादा करंट। इंटेंसिटी में आपने इंक्रीज किया तो करंट में भी इंक्रीज मिल गया। सिंपल, इतनी सी बात है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, तो एक हिस्सा हमारा खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया। इंटेंसिटी का इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे हमने सीख लिया। अब सेकंड पार्ट लिखते हैं इसका, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑन काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक ही बात है क्या? वैसे तो बिल्कुल अलग बात है, पर तुम कहोगे सर हमारा साथ नहीं देना होता कभी। वैसे तो अलग बात है पर सेम बात है। क्यों? कॉन्सेप्चुअली तो अलग चीज है। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो किसी एनोड के पास है, तो अलग चीज है। बट
न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू सेम है, जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, है ना। अब ये समझ के देखो आप कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पे कुछ फर्क पड़ेगा। दोबारा से वही डायग्राम इमेजिन करो। इमेजिन करने का ये फायदा बारी बारी बनाना नहीं पड़ता कि हम कह रहे थे बहुत सारी बॉल्स भरी हुई हैं एक ट्रे में और इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर से फोटोन गिर रहे हैं। हमने दो इंटेंसिटी मानी थी, एक I1 और एक I2, और I2 वॉज ग्रेटर देन I1। हमने इसमें कहा था कि इसके केस में कितने फोटोन्स गिरते हैं, 2 फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। और इसमें हमने कहा था कि ऐसा इमेजिन कर लो कि 4 गिरते हैं, 1 2 3 4, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे, 2 को, और ये कितनों को फ्री करेंगे, 4 को। कोई और बड़ी इंटेंसिटी आ गई तो वो सपोज मोर देन 4, सपोज 8 10 20, उसको फ्री कर देंगे। इससे कम आ गई तो हो सकता है कि 1 को फ्री कर दे। समझ रहे हो बात ना। तो इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है, पर इंटेंसिटी बढ़ाने से इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इन फोटोन्स की एनर्जी नहीं बढ़ रही, एनर्जी नहीं बढ़ रही इन लोगों की, है ना। फोटोन्स का नंबर ज्यादा हो रहा है, फोटोन्स का नंबर ज्यादा हो रहा है तो आने वाले लोग ज्यादा होंगे तो जाने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। ये बात समझ में आई, लिख चुके हैं अपन। पर जैसे कि ये दोनों फोटोन्स इन 2 फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे, समझो मेरी बात, और इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे सपोज 1 जूल, जो कि बहुत ज्यादा है इनके हिसाब से तो, पर एक बारी मान लेते हैं 1 जूल। तो जब ये 4 आएंगे तो ये 2 के बजाय 4 को प्रोवाइड करेंगे, बट प्रोवाइड कितनी ही करेंगे, 1 जूल ही करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाई है आपने, एनर्जी थोड़ी बढ़ाई है। एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई। ये रूल आपको पता होना चाहिए हमेशा, जब भी एक चीज बढ़ाकर या कम करके देख रहे हैं तो बाकी सारी चीजें फिक्स रखते हैं अपने, है ना, बाकी सब फिक्स रखते हैं। तो बाकी सब चीजें फिक्स है हमारी, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब फिक्स है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ रही फोटोन्स की, तो जितनी एनर्जी इन 2 के पास है उतनी ही एनर्जी उन 4 के पास है। तो जिस फोर्स से ये 2 टक्कर कर रहे थे इन 2 के साथ, उतनी ही फोर्स से उतनी ही एनर्जी से वो 4 टक्कर करेंगे नेक्स्ट 4 के साथ, तो एनर्जी उतनी ही स्पेयर करेंगे ये भी। ओके, तो इंटेंसिटी का फर्क करंट पे तो पड़ता है, पर काइनेटिक एनर्जी पर नहीं पड़ता। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा करना है तो आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, अगर आपको तेज करना है तो इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब अपन इसमें लिखते हैं, पहले उसी स्टाइल से कि होता क्या है। लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग / डिक्रीजिंग intensity of light, ब्रैकेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, on increasing या decreasing intensity of light, the energy of incident photons, the energy of incident photons changes या doesn't change? Doesn't change. The golden word here is doesn't. कुछ नहीं होता इसका, doesn't change, and hence the kinetic energy of photoelectrons remains same. ब्रैकेट में लिख सकते हो, सो इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल।
मतलब काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी, है ना। ब्रीफली क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लिखो इसको, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऐसा लिख लो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स, कोई भी लैंग्वेज आप लिख सकते हो, खाली इंटेंसिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है, बनाने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक तरफ हम लिखते हैं इंटेंसिटी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इंटेंसिटी वाला एक्सिस, ऐसा ग्राफ आएगा जो कि नकली ग्राफ है, ये ज़्यादा काम का नहीं है। एक और ग्राफ बनाएंगे इससे बढ़िया, इससे इंपॉर्टेंट, ये बना लिया, हटा रहा हूँ इसको। उसके बाद ये ग्राफ बनाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये डबल डेकर ग्राफ है, इधर भी बनेगा उधर भी बनेगा, जैसे इंटेंसिटी में बन रहे थे ना अपने, ऐसा कुछ बनाओ। यहां पे हम देखो, इस एक्सिस पे हम दिखाएंगे पोटेंशियल V का मतलब पोटेंशियल एट एनोड, और ऑब्वियसली ये पॉइंट तो जीरो होता है हमेशा रहेगा, और ये जो है ये शो कर रहा है IPEE, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है। पहले तो आप ये समझो कि करंट का पोटेंशियल से सिंपली, ये सारी डिस्कशन छोड़ करके, इफेक्ट छोड़ करके, करंट का पोटेंशियल से क्या लेना देना हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव, शुरू में पॉजिटिव पोटेंशियल पे लगा रहे थे ना, उसके अंदर आप देखो कि हो क्या रहा था, दोबारा पूरे डायग्राम को रिक्रिएट नहीं करते। एक मेटल प्लेट पे हम लाइट इंसिडेंट करा रहे थे और कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे थे। अगर हम कोई भी पोटेंशियल ना लगाएं, यहाँ पे बैटरी लगाए ही ना, है ना, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, बैटरी हटा लेते हैं, ठीक है, और एमीटर भी लगा के रखते हैं, तो अपने आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे पहुँचेंगे, है ना, हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि लाइक जो अपन मान रहे थे कि 5000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि 5000 के 5000 यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हो सकता है कि 4000 पहुँच पाए, बाकी नहीं पहुँच पाए, है ना, क्योंकि इतना रास्ता ट्रैवल करना है, जितना ज़्यादा रास्ता ट्रैवल करना है उतनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर इसके पास एनर्जी सिर्फ उससे बिल्कुल पहले तक की है तो भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम पहुँचे, बट जैसे आप पोटेंशियल लगा दोगे पॉजिटिव वाला, यहाँ पे पॉजिटिव वाला पोटेंशियल लगा दोगे, इसी की बात कर रहे हैं सिर्फ अपने, क्योंकि ये नोड है, ये हमारे काम की है। यहाँ पे अगर अपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया, तो यहाँ पे पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो 5000 में से पहले 4000 पहुँच रहे थे, वो बढ़ेंगे 4000 से सपोज 100 प्लस 200 प्लस, बट ऐसा नहीं है कि बढ़ते ही रहेंगे। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते रहोगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये है कि हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जितने 5000 निकल रहे हैं वो 5000 के 5000 यहाँ पे पहुँच जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और पॉजिटिव देने से यहाँ से 6000 निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब आप ये समझो कि कोई भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी इंटेंसिटी से अगर जीरो वोल्टेज लगाने पे, आप समझो जीरो वोल्टेज लगाने पे करंट की वैल्यू कुछ है, करंट की वैल्यू अगर कुछ है, कुछ मैंने कि वो करंट जो 4000 इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा था, और आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाना स्टार्ट किया, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड एक अपनी सैचुरेशन वैल्यू को अचीव कर लेगा। क्या ये बात समझते हो? धीरे धीरे इंक्रीज होगा और एक सैचुरेशन वैल्यू को अचीव कर लेगा। ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, दिस इज द सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर सारे के सारे 5000, मतलब कि इतना पोटेंशियली काफ़ी है फिर तो,
एक तरह से आप देखो तो इतने पोटेंशियल पे सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके बाद में आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है ना, उससे बस इलेक्ट्रॉन जो है उतने आते रहेंगे, ये एश्योरिटी है, बढ़ने वाली नहीं है। और अगर हम दुश्मनी करना स्टार्ट कर दें, अगर दुश्मनी लेना स्टार्ट कर दें कि नहीं, हम कहेंगे नहीं करना हमने ऐसा, हम धीरे धीरे पोटेंशियल को कम करना स्टार्ट कर दें, जीरो कर देंगे तो वापस से कितने आने चालू हो जाएंगे, जितने अपने आप आ रहे थे, लाइक 4000। और हम कहेंगे नहीं, हम अब बदला लेंगे, नेगेटिव करेंगे। यहाँ पे ध्यान में इसी का रखना, बस दोनों का नहीं रखना। अगर नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, जो अपने आप 4000 आ रहे थे वो भी कम होने चालू हो जाएंगे, है ना। कुछ जो जस्ट पहुंच पा रहे थे बेचारे, उसको ये डरा देगा, नेगेटिव है, नेगेटिव वालों को डराएगा ना, है ना, तो वो उनको ऐसे आंखें दिखाएगा, वो रुक जाएंगे। तो 4000 है तो हो सकता है यहाँ पे कम आए, फिर करंट और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि करंट कम होता होता जीरो हो जाएगा। और उस टाइम पर जो ये पोटेंशियल होगा, उसी पोटेंशियल को अपन ने क्या कहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आप देख लो कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है ना, यही कहा था, द नेगेटिव पोटेंशियल दैट इज जस्ट केपेबल ऑफ स्टॉपिंग द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले तो आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए, जनरल ये वाला ग्राफ। अब ये वाला ग्राफ क्या है, अकेला इस तरह का बनाया नहीं जाता बुक में मोस्टली, ये ग्राफ इन कंपैरिजन टू डिफरेंट इंटेंसिटी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बनाया जाता है। तो आई विल रिकमेंड कि ये ग्राफ आप आसपास कहीं और बना लेना, सिर्फ एक लाइन वाला, ऊपर आपके पास मार्जिन पड़ा होता है ना, वहां बना लेना। अभी मैं इसकी बात करूंगा इंटेंसिटी के हिसाब से, और ये बात करके अपने आज लेक्चर को खत्म करेंगे। समझो कि अगर हमने क्या किया, ये करंट एक इंटेंसिटी पे चेक कर रहे हैं, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, एक इंटेंसिटी पर ये बिहेवियर आपको दिख रहा है, ये तो आपको पता है। अगर इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, सपोज आपने डबल कर दी, है ना, एक इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, इससे डबल कर दी, तो उस केस में क्या होगा, बनाना नहीं, बाद में बनाना इसको, तो जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, है ना। आपने इंटेंसिटी डबल कर दी, तो पहले अगर 5000 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे, अब कितने फ्री होंगे, 10,000 फ्री होंगे, है ना। अब सपोज 5000 में से जा 4000 रहे थे, कोई बात नहीं, अब 10,000 में से वो नंबर बढ़ेगा ना, लाइक 8000, 7000, कुछ ना कुछ तो होगा, विच विल बी ग्रेटर देन दिस नंबर। ये एक्सिस हमेशा याद रखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। तो अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो ये वाला पॉइंट उठ के ऊपर चला जाएगा, और फिर आप पोटेंशियल लगाओगे तो सेम बिहेवियर, एक टाइम आएगा जिसपे सारे के सारे 10,000 जो फ्री हुए हैं वो यहाँ पे जाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, फिर जब आप बदला लेने की सोचोगे तो आपको अब फिर से पोटेंशियल गिराना है, तो आपको क्या लगता है कि कितने पोटेंशियल पर ये वाले इलेक्ट्रॉन आकर रुकेंगे, सेम पोटेंशियल पर। ये लोग भले ही ज्यादा है, पर छोटे छोटे चिंदी लोग हैं, और इनके सामने इन सबकी एनर्जी तो बराबर है। एक को अगर आपने रोक लिया, मैक्सिमम वाले को, इट मीन सबको रोक सकते हो। तो इट मीन्स चाहे इसमें करंट ज्यादा हो गया, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी, ये यहीं पे आकर के मिलेगा ग्राफ। ये बात समझ में आ रही है? वाई सो, यहां पे लोग ज्यादा हैं पर पावरफुल लोग नहीं है, ठीक है। लोग ज्यादा हो गए थे तो पावरफुल लोग ज्यादा नहीं है, तो आपको एफर्ट उतना ही लगाना पड़ेगा। इज दैट ओके? ठीक है। और अगर मैं इससे कम इंटेंसिटी की बात करूं, इससे कम इंटेंसिटी अगर मैं कर देता तो मेरा करंट कम हो जाता, है ना। सपोज आधी कर देता तो 5000 की बजाय कितने फ्री होते, 2500, है ना, 2500 इलेक्ट्रॉन इतने फ्री होते, और सपोज उसमें से 2000 पहुंच रहे हैं, 5000 नहीं पहुंच पा रहे, तो अगेन वही वाला काम कि क्या होगा बताओ। अब पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने से धीरे धीरे बढ़ेगा ये काम, और इससे नीचे रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पहुंचेंगे, 2500 ही पहुंचेंगे ना। इसमें तो 5000 पहुंच रहे थे और इसमें 10,000 पहुंच रहे थे। और अब इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने पे, फ्रीक्वेंसी पे तो अपन ने कोई चेंज करा नहीं, सेम बात। और इंटेंसिटी जब काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करती ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनके लिए जितना है, इनके लिए भी उतना ही लगेगा। मतलब हमेशा उतना ही लगता रहेगा जब तक आप फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ नहीं करते। तो अगर आप फिर से यहाँ पे बदला लेने की कोशिश करो तो वापिस आपको इतना ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा।
ठीक है, इतना ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। सो इसको अपन नाम दे देते हैं I1, इसको दे देते हैं I2, इसको नाम दे देते हैं I3, वेयर I3 इज ग्रेटर देन I2 I1 एंड दीज आर इंटेंसिटीज। ये याद रखना क्योंकि करंट को भी अपन इससे दिखाते हैं, तो ये इंटेंसिटीज हैं। बनाओ इस ग्राफ को, ये ग्राफ बनाना है। एग्जाम में कराते हैं डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी, तो ये 2 ग्राफ बना के आने हैं। आपको 3 बनवाए हैं, आपको 2 बना के आने हैं। बीच वाला जो था वो नकली था, पहले वाला और दूसरे वाला। कि पहला इंटेंसिटी का असर किस पे देखा आपने, करंट पे डायरेक्टली फर्क पड़ता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो नकली डायग्राम है, सिंपल सा बन जाएगा 1 मिनट में। फिर दूसरे नंबर पे इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आपको दिखा के आना है, इस डायग्राम से वो आपको नजर में आ रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल।